हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में एक नए बुक की शुरुआत किया हुआ है और वो बुक है हमारा मैकेनिक्स। जैसा कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मैकेनिक्स स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे हमने मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसमें से अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट आता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बीएससी मैथमेटिक्स में अब तक मैंने जिन जिन चैप्टर्स का वीडियो बना रखा है, जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, तो उन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके। और आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ओके, ताकि हमारी जो ये कंटिन्यूटी है वो हमेशा बनी रहे। ओके, तो हम बात करते हैं मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स को हिंदी में हम कहते हैं यांत्रिकी। ओके, और ये मैकेनिक्स है क्या? तो मैकेनिक्स साइंस की, या हम कहें कि मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी पर लगे फोर्स और फोर्स के कारण उस बॉडी में आए इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। ओके, हमने क्या कहा कि मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है, या हम मैथ्स की वो ब्रांच है बोल सकते हैं, जिसमें हम किसी बॉडी पर लगे फोर्स और फोर्स के कारण उस बॉडी में आए इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बॉडी है तो उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वो बॉडी रेस्ट में आ जाए, या हो सकता है कि वो बॉडी मोशन में आ जाए। ओके, तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो बॉडी क्यों रेस्ट में है, उसके रेस्ट में होने का कारण क्या है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यदि वो बॉडी मोशन में है तो यहाँ पर हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि वो बॉडी क्यों मोशन में है, क्या कारण है मोशन में होने का, उस बॉडी का मास क्या है, आपने कितना फोर्स लगाया तो वो बॉडी मोशन में आया। ओके, अगर वो मोशन में है तो वो बॉडी जो है कि कैसा पाथ जो है कि ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे तरीके के हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं हम इस मैकेनिक्स के अंदर। ओके, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर हम किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन में होने की स्टडी करते हैं। ओके, यानी हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स में हम किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन में होने की स्टडी करते हैं कि वो क्यों रेस्ट में है, क्या कारण है, ओके, क्यों वो मोशन में है, क्या कारण है। ओके, तो ऐसे इन सभी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है बहुत ही सिंपल सी भाषा में। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी, राइट। अब यहाँ पे मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, जैसा कि पहला पार्ट हमारा होता है स्टैटिक्स का, राइट। मैकेनिक्स को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा वो होगा स्टैटिक्स का, राइट। और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक्स का, राइट। डायनेमिक्स का ये दूसरा होता है, राइट। अब देखिए स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए अगर जैसा कि हमने कहा कि मैकेनिक्स के अंदर हम किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन में होने की स्टडी करते हैं कि वो क्यों रेस्ट में है, क्यों जो है कि मोशन में है, क्या कारण है रेस्ट या मोशन में होने का। ओके, तो रेस्ट या मोशन की स्टडी करते हैं। तो अगर हम केवल रेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, राइट, स्टडी ऑफ रेस्ट, अगर हम रेस्ट की स्टडी कर रहे हैं कि वो बॉडी क्यों रेस्ट में है, क्या रीजन है, बहुत सारी चीज़ों की स्टडी इसमें हम करेंगे। ओके, तो इसका मतलब कि हम बात स्टैटिक्स की कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है स्टैटिक्स क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रेस्ट की स्टडी करेंगे तो इसका मतलब कि हम बात स्टैटिक्स की कर रहे हैं, राइट। और अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, राइट, स्टडी ऑफ
मोशन, ये बॉडी क्यों मोशन में है, राइट, किस इफेक्ट के कारण, राइट, स्टडी ऑफ मोशन। तो इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की, राइट। डायनेमिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी इज एट मोशन, राइट। यानी कि अगर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और यदि हम मोशन की बात कर रहे हैं तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, राइट। स्टैटिक्स रेस्ट को बताता है और डायनेमिक्स यहाँ पे मोशन पर बात करते हैं हम लोग, ओके। अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक्स में जो है कि हमें डायनेमिक्स को भी हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। डायनेमिक्स में पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा काइनेमेटिक्स का, राइट, और दूसरा जो होता है इसमें वो होता है काइनेटिक्स का। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, राइट। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या डिफरेंस है यहाँ पे आप समझिएगा। जैसा मैंने कहा कि डायनेमिक्स में हम मोशन पे बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी है तो वो जो है कि उस पर हमने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, अगर फोर्स लगाया तो अगर वो मोशन में बॉडी आई है तो वो मोशन करते समय उसका पाथ कैसा होगा, ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा, राइट। तो सारी चीज़ों की स्टडी हम डायनेमिक्स के अंदर करते हैं। तो डायनेमिक्स को हमने यहाँ पे डिवाइड किया दो पार्ट में, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। तो अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं इसको जो है कि पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं काइनेमेटिक्स को शुरुआत करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स पे बात करता हूँ। छोटा सा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बॉडी है, राइट, ये बॉडी है और आपने इसे हिट किया, ओके, कोई भी ये बॉडी हो सकती है, आपने इसे अगर इसे आपने हिट किया तो ये मान लीजिए कि कुछ इस तरह से ये आकर के, राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो रहा है, कुछ पल के लिए समझिए इस बात को, ये बॉडी आके यहाँ पे गिर गई, राइट, पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे आई, ओके। हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स पे कि काइनेमेटिक्स है क्या, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी था, मैंने इस बॉडी को हिट किया और ये बॉडी यहाँ पे चली आई, कुछ इस तरह का ये पाथ यहाँ पे ट्रेवल किया हुआ है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे ना बहुत सारा क्वेश्चन कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये कर सकता हूँ कि आपने कितना फोर्स लगाया, मैं फोर्स की बात कर सकता हूँ, राइट, आपने कितना फोर्स लगाया, ओके। दूसरा कि अगर आपने जो है कि फोर्स लगाया, राइट। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये कर सकता हूँ कि इस बॉडी का इस बॉडी का मास क्या है, राइट, ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। आपने क्यों फोर्स लगाया, मैं रीजन यहाँ पे पूछ सकता हूँ, राइट, रीजन फॉर फोर्स, समझ लीजिएगा, मैं केवल आपको इन जनरल ऐसे में समझा रहा हूँ, राइट। तीसरी बात मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने क्यों यहाँ पे फोर्स लगाया इस बॉडी पे, राइट, कितना फोर्स लगाया, मास क्या है इस बॉडी का, राइट। और भी मैं कुछ बातों को और भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे कि इसका पाथ कैसा हुआ, जब आपने मोशन इस पर फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने मोशन किया, तो मोशन किया तो इसका पाथ कैसा होगा, राइट, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर होगा, ओके। मैं यह भी पूछ सकता हूँ यहाँ पे कि इसने डिस्टेंस कितना तय किया, राइट, मैं डिस्टेंस की बात यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बात समझ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट मैं पूछ सकता हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, क्या अंतर है अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ओके। इसके बाद मैं और क्या पूछ सकता हूँ, हाँ, ये भी पूछ सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बात समझिएगा, मैं वेलोसिटी पर पूछ सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। 5-6 पॉइंट हो गए, राइट, 7th पॉइंट में वेलोसिटी पूछ सकता हूँ, राइट। और भी मैं क्या पूछ सकता हूँ, मैं जो है कि एक्सीलरेशन की बात कर सकता हूँ, राइट, एक्सीलरेशन में पूछ सकता हूँ, ओके। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को आने में टाइम कितना लगा,
राइट। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। ओके, तो जो काइनेमेटिक्स होता है उसके अंदर हम इस बात की डिस्कस नहीं करते हैं कि बॉडी पे कितना फोर्स लगा, क्या कारण है फोर्स लगने का, ओके, उस बॉडी का मास क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस ही नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, राइट। इन सभी चीज़ों पे हम बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, हम केवल मोशन की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर हम केवल मोशन की बात करेंगे कि अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसका पाथ कैसा होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सीलरेशन कितना होगा, और ये सभी टाइम के रिस्पेक्ट में देखे जाएंगे, राइट। हम यहाँ पे टाइम भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों की स्टडी हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं, यानी हम केवल स्टडी ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोशन किस कारण से हुआ इस बात पर हम बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे। बॉडी का मास कितना है बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, क्या कारण है मोशन में आने का, इस बात का बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे हम काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके, हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसका पाथ क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सीलरेशन कितना होगा, टाइम कितना लगेगा। बस इन सभी चीज़ों की हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके, इन सभी चीज़ों पे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, राइट। बिना फोर्स की स्टडी किए हम केवल काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन की स्टडी करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा काइनेमेटिक्स। अब बात करते हैं कि काइनेटिक्स क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने उसके भी डिफिनेशन लिख रखा है। अगर हम क्या करें कि इन सारी चीज़ों की स्टडी करें, पूरी चीज़ों की स्टडी करें, सीधी सी बात है, पूरी चीज़ों की अगर हम स्टडी करें तो वो हमारा काइनेटिक्स कहलाता है। ओके, काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की बात ही नहीं करेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे, हम केवल इन सभी चीज़ों की बात करेंगे, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बट काइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी विथ रेफरेंस टू द फोर्स विच कॉज द मोशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप between the forces acting on a body, the mass of the body and the motion of the body, right। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। जो भी मैंने यहाँ पे बोल रखा है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह भी लिखा रखा है। ओके, तो इतनी बातें जो होती हैं वो हमें जो है कि ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स के अंदर। अब अगर हम काइनेमेटिक्स में, जैसा कि मैं काइनेमेटिक्स की शुरुआत करूंगा, तो अगर मैं काइनेमेटिक्स की शुरुआत करूंगा तो इसमें क्या होगा कि कुछ बेसिक जो है कि मतलब कि मैं डायनेमिक्स पे बात कर रहा हूँ। डायनेमिक्स में मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं काइनेमेटिक्स को। तो काइनेमेटिक्स में जो है कि कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक 2-4 क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं बात करूंगा रेस्ट या मोशन की, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है। क्योंकि अगर मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेस्ट या मोशन पर कि आप कब कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है और कब कहेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे केस 1 ले रहा हूँ। हो सकता है कि इस बोर्ड पे आपको जो चीज़ें मैंने लिख रखा है बहुत ही हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा हो, बट इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अंदर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जो है कि लाइट चली गई है, इसलिए मैं बाहर जो है कि दूसरे बोर्ड पे इन चीज़ों को लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आप बस चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ओके, आपको सब चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पे हम रेस्ट या मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टूडेंट है, राइट, यहाँ पे ये कोई स्टूडेंट है और ये उसका घर है और यहाँ पे उसका स्कूल है, राइट। और ये घर से स्कूल की तरफ गया, पैदल चल के गया, राइट। तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं
कि टाइम के साथ साथ इस लड़के का पोजीशन क्या होगा, हर समय चेंज होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इस लड़के का पोजीशन चेंज होगा, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समय बदलने के साथ साथ इस लड़के का स्थान क्या होगा, बदलेगा। तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लड़का मोशन में था? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये लड़का मोशन में था। ओके, अगर टाइम के साथ साथ, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ये लड़का रेस्ट में होगा, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इस लड़के का पोजीशन चेंज होगा तो आप कहेंगे कि ये लड़का मोशन में था, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन ले रहा हूँ, राइट। एक दिन ऐसा हुआ, मान लीजिए केस 2 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़का जो है कि रिक्शे में बैठ के जा रहा है, राइट। आप ऐसे समझ लीजिए, राइट, टेम्पू में बैठ के जा रहा है, राइट। समझिए ये रिक्शा है इन जनरल, आप ऐसे समझने के लिए यहाँ पे आप इसे बना लीजिए। ओके, ये रिक्शा है, राइट। यहाँ पे ये रिक्शा चालक है और यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ है, राइट। घर से निकला और स्कूल में पहुँच गया और जाके बेंच पर बैठ गया, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये लड़का मोशन में था? आप ज़रा सोचिए, यहाँ पे क्या था कि जैसे जैसे समय बदल रहा था इस लड़के का स्थान बदल रहा था, तो आप कहेंगे कि ये लड़का मोशन में था, राइट। अगर समय बदलने के साथ साथ इस लड़के का स्थान नहीं बदलता तो ये लड़का रेस्ट में होता, मतलब कि विराम अवस्था में होता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कौन मोशन में है? तो आप कहेंगे कि सर ये रिक्शा मोशन में है। ओके, लड़का मोशन में नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति इस रिक्शे को केवल देख रहा, ओके, तो होगा क्या कि इस रिक्शे का पोजीशन हर समय क्या होगा, चेंज होगा। समय बदलने के साथ साथ इस रिक्शे का स्थान क्या होगा, बदलता जाएगा। अब यहाँ पे इस लड़के का पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगा, लड़का तो जहाँ बैठा है वहीं पर है, पोजीशन किसका चेंज होगा, इस रिक्शे का चेंज होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस रिक्शे को देख रहा तो ये जो लड़का है इस रिक्शे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, यानी रिक्शे के सापेक्ष ये लड़का विरामावस्था में है। बात समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में कभी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, लेकिन अगर हम इसके सराउंडिंग्स की बात करें, राइट, अगर हम इस लड़के के सराउंडिंग्स जो ऑब्जेक्ट है उनकी रिस्पेक्ट में बात करें तो इस लड़के का पोजीशन हर समय क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो इस स्थिति में ये लड़का क्या होगा, मोशन में होगा, यानी गति अवस्था में होगा। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट को हम एक ही समय में रेस्ट में भी बोल सकते हैं, मोशन में भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेस्ट या मोशन की बात हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस रिक्शे के रिस्पेक्ट में ये लड़का रेस्ट में है, लेकिन इस लड़के के जो सराउंडिंग्स ऑब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इस लड़के का पोजीशन चेंज होगा और ये मोशन में होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये रेस्ट या मोशन का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं रेस्ट या मोशन की जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द टाइम, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकल रेस्ट में तभी कहा जाएगा जब उस पार्टिकल का पोजीशन उसके सराउंडिंग्स और समय के साथ न बदल रहा हो, राइट। हमने क्या बोला कि कोई पार्टिकल रेस्ट में तभी कहा जाएगा जब उस पार्टिकल के सराउंडिंग्स और समय के साथ उसका पोजीशन चेंज न हो रहा हो। ओके, ये कहने का मतलब हुआ। अच्छा, लेकिन अगर उस पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रेस्ट या मोशन होता क्या। अच्छा, यहाँ पे हम कभी कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में हम कहते हैं निर्देश तंत्र।
ओके, तो ये होता क्या है, यही मैं आपको समझा दूँ। देखिए, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, राइट। हमने क्या कहा कि जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन की बात करते हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कि अगर हम रोड के रिस्पेक्ट में बात करें, सड़क के सापेक्ष अगर हम अन्य वस्तुओं की गति की बात करें, राइट, जो भी गाड़ी मोटर वगैरह हैं, ओके, तो सड़क के सापेक्ष हम अन्य वस्तुओं की गति की बात करें तो यहाँ पे जो सड़क होगा वो निर्देश तंत्र होगा, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी अन्य जो ऑब्जेक्ट है उनके मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेन हमारा क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। हिंदी में हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम रेलगाड़ी के सापेक्ष अन्य वस्तुओं की गति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेलगाड़ी होगा वो हमारा क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि निर्देश तंत्र होगा। ओके, तो ये सब छोटा सा एग्जांपल था रेस्ट या मोशन को समझाने के लिए, राइट। डिस्टेंस, राइट, ये बात आप जानते हैं, डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा डिस्टेंस की डेफिनेशन, राइट। 1 मिनट, राइट, ये होता है हमारा डिस्टेंस की परिभाषा। मार्कर भी चल नहीं रहा ना, राइट, ये होता है डिस्टेंस की परिभाषा, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, राइट, मतलब हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई जो हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहता है। दूरी क्या है यहाँ पे, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, इसी के साथ हम बात करते हैं कभी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। या डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ओके, यानी 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इंक भर लूँ उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। अरे थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, राइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मैंने बोला कि ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, ये सेमी सर्कुलर है, राइट, सेमी सर्किल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पे मूव कर रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से मूव करते 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 यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि इसका रेडियस है r, राइट। तो अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट था, राइट, कोई पार्टिकल था, ऐसे चल के यहाँ पे b पे चला आया, तो हम कहें कि बताओ उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहोगे सर पाई r, क्योंकि अगर एक पूरा सर्किल होता है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। अगर हमने आधा कर दिया तो कितना हो गया, पाई r हो जाएगा, राइट। तो हम ये कहें कि बताओ ऑब्जेक्ट जो था वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहोगे सर पाई r। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा r और ये r मिलके 2r, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, बस इतना ही, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये लेंथ हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर।
अब जैसे मैं एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा सर्कल होता कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे इस तरीके से ये पूरा सर्किल होता, समझिए, राइट। और कोई पार्टिकल था जो ऐसे चलते 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 फिर ए पे चला आया, तो हम कहें बताओ उसका डिस्टेंस कितना हुआ, तब कहोगे सर डिस्टेंस 2πr हुआ, क्यों, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक भी यही है, अंतिम भी यही है, तो फिर कहाँ पे ये इनके बीच कोई डिस्टेंस बचा है, जीरो हो गया ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इन दिस केस जीरो हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों को क्लीन कर दे रहा हूँ, और अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए, राइट। मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की, राइट। 1 मिनट, स्पीड की हम बात करते हैं कि स्पीड क्या होगा, राइट। स्पीड को हम हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए भाई, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर यूपी बोर्ड का कोई बच्चा देख रहा होगा ये वीडियो, ओके, तो कहेगा कि सर हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, तो वो भी मैं आपको बोलता रहूँगा हिंदी में। इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है कि यूपी बोर्ड से ही होते हैं। ओके, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दूरी परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। हिंदी में अगर हम बोलना चाहते हैं ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और ये होगा क्या, राइट, और ये होगा क्या कि ये होगा हमारा S = ds/dt। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने कई तरह के स्पीड पढ़े होंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो मैं फ़िलहाल इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर मैं केवल एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिस्कस करूँगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं। आई से मैंने लिख रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हिंदी में हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल, राइट। और एक होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जिसको हम बोलते हैं औसत चाल, राइट। ये क्या होता है कि आपको पता होगा, तो रेशियो ऑफ, आप जान रहे होंगे कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। यानी हिंदी में हम कहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कण द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जो कि औसत चाल कहते हैं, राइट। यानी एवरेज स्पीड कहा जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को, राइट। अच्छा, इसी चीज़ को हम कुछ, अच्छा यहाँ पे एवरेज स्पीड को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, राइट। देखिए यहाँ से एस, ये जो कैपिटल एस है और ये स्मॉल एस है, यहाँ पे स्मॉल एस जो है कि चली गई दूरी है, ओके। तो एस ए भी से भी लिखा जाता है, हो सकता है एस पे ऐसे डॉट यहाँ पे बनाया हो। टोटल डिस्टेंस का मतलब कि आप यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी बोल सकते हैं, और यहाँ पे डेल एस मीन्स दिस इज S2 - S1 बाई T2 - T1, राइट। ये होगा हमारा एवरेज स्पीड, राइट। स्पीड क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। देखिए एवरेज स्पीड और इस इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस क्या है कि एवरेज स्पीड जो होगा एक टाइम इंटरवल में होता है, राइट। यहाँ पर एक टाइम इंटरवल है, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, राइट। यानी एक खास समय पे होता है, ये विशेष समय पे यहाँ पे होगा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये टाइम इंटरवल में होता है, ओके। अच्छा, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज
इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी पर, राइट। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। नाउ वेलोसिटी क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें बात आ जाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी, राइट। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेलोसिटी में होता है वेग। तो ये जो है कि कहने का मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हम v से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और ये क्या हो जाएगा, d वेक्टर s बाई डी टी, राइट। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ गया, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे भी एवरेज से यहाँ पे हम लिख रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी दिस इज डेल एस, राइट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई डेल्टा टी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा जो है कि ये एवरेज वेलोसिटी होगा। 1 मिनट, ओके। तो आई होप कि इतनी बातें आपको जो है कि ये समझ में आई होंगी, राइट। यहाँ पे देखिए कि ये वेलोसिटी जो है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। और पॉजिटिव नेगेटिव जो है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड होगा, राइट। मोशन की डायरेक्शन पे यहाँ पे ये डिपेंड करता है, ओके। तो मैं अभी इसे भी क्लीन कर देता हूँ, राइट, क्योंकि ये सब काम की चीज़ें हैं और ये सब यूजफुल भी हैं, राइट। आगे यूजफुल भी है, इसका उपयोग भी बहुत ही अच्छे से होगा, राइट। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम बात करते हैं एसिलरेशन की, त्वरण की हम बात करते हैं, राइट। एसिलरेशन तो एसिलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, नो डी वेक्टर v बाई डी टी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है हमारा एसिलरेशन, ओके। अच्छा, आप चाहे तो इस चीज़ को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं, नो v इक्वल ये क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ओके। तो यहाँ पे v की जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d वेक्टर x। अच्छा देखिए, मैं कहीं वेक्टर यूज कर रहा हूँ, किसी किसी जगह पे वेक्टर यूज नहीं किया गया होगा, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। d2 स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर, राइट। तो यह भी यहाँ पे आप चाहे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं एसिलरेशन इक्वल, राइट। ये चीज़ है, ओके। अच्छा, हो सकता है कि कभी कभी ये चीज़ ऐसे भी हो, राइट। यानी कि आप एसिलरेशन इक्वल, जैसा कि आप जानते हैं dv बाई डी टी होता है, राइट। तो आप चाहे तो dv को आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, dx, सॉरी हाँ ठीक है, dx इंटू dx बाई डी टी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि एसिलरेशन इक्वल आप यह भी लिख सकते हैं, जैसे कि dx बाई डी टी, ये x है, क्योंकि देखिए dv बाई डी टी था, तो यहाँ पे मैंने dv बाई dx कर लिया, dx बाई डी टी कर लिया, तो dx से dx आप कैंसिल करेंगे तो वही चीज़ तो रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप देखिए, इसको आप बोल सकते हैं v, राइट। इसको आप वेलोसिटी बोल सकते हैं, सो दिस इज v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, राइट, फार्मूला, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एसिलरेशन इक्वल, कुछ इस तरीके से। ये चीज़ आप जरा ध्यान से रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा एसिलरेशन, और जैसा कि इसे ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन भी इसे बोलते हैं,
राइट। इंस्टेंटेनियस एसिलेरेशन में तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है हिंदी में। ओके, अच्छा, यहाँ पे जैसा कि एवरेज एसिलेरेशन की भी बात होती है, राइट, AVRAG, एवरेज एसिलेरेशन, राइट। ये होता क्या है, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, राइट। बात वही हुआ, नो टाइम इंटरवल, या टाइम भी हम लिख सकते थे, टाइम इंटरवल, राइट। एवरेज वेलोसिटी इक्वल ये होता है, राइट। चेंज इन एवरेज एक्सीलरेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे AV, राइट, इसका मतलब एवरेज एक्सीलरेशन होता है, राइट। और या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो आप चाहें तो एवरेज एक्सीलरेशन को कुछ ऐसे भी यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, राइट। या फिर आप डेल वेक्टर V बाई डेल T भी बोल सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा एवरेज एक्सीलरेशन, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कि ये जो एवरेज एक्सीलरेशन हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, तो ये सभी एक टाइम इंटरवल के लिए होती है। टाइम इंटरवल में हम ये सभी चीज़ें फाइंड करते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो होता है, ये एक खास समय पर निकाला जाता है। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें जो है कि मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एक्सीलरेशन होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, जीरो भी हो सकता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, राइट। हिंदी में इसे मंदन कहा जाता है। तो आई होप कि इतनी बातें जो हैं ये आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।